अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैं आप सबके आसानी के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसमें हम प्रीवियस जो हमने क्लास में लेक्चर देखा था उसी का ओवरव्यू होगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ें हैं तो इससे आप लोगों को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, द टॉपिक इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम बेसिकली लॉजिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इनकी डेफिनेशन देख के देन हम इनके मीनिंग को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली ये हैं क्या। A control structure or logic structure is a structure that controls the logical sequence in which the instructions are executed. तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि ये हमारे प्रोग्राम जो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे मुश्तमिल होता है उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा लॉजिकल सीक्वेंस जो बेसिकली ये बता रहा होता है कि हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी या कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसको एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। एक फ्लो हमारे प्रोग्राम का ये लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से हमारी जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। नाउ हमारे पास बेसिकली 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज सीक्वेंस, द सेकंड वन इज सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज इटरेशन। इन तीनों को ही इनके अगर नाम देखे जाएं तो इनका पर्पस या इनका मीनिंग क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि किस तरह से सीक्वेंस है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा हमारे प्रोग्राम को, सिलेक्शन किस तरह से कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और इटरेशन या लूप किस तरह से हमारे प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। अब फर्स्ट वन को देखते हैं हम। बेसिकली जेनेरिक ओवरव्यू इसका लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल एक हमारा कोड है जो सिंपल कुछ चीज़ें हमारे स्क्रीन पे कंसोल की मदद से जो है वो प्रिंट कर रहा है। तो उस केस में क्या है कि हमारे पास कोई भी सिलेक्शन नहीं हो रही, कोई कंडीशन नहीं है जिसकी बेस पे जो है हमारा कंट्रोल स्विच हो या हमारे प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज हो। तो ऐसे केस में जब कोई सिंपल चीज़ हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है या सिंपल कंसोल पे हम इनपुट और आउटपुट करा रहे हैं तो उस केस में हमारा जो सीक्वेंस होगा वो जिस तरह से डिफाइन होगा वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कंडीशन की बेस पे सम टाइम जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होती हैं और सम टाइम यूज़र के इनपुट की बेस पे वही सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, यानी कि हमारे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है या कंट्रोल है वो बदलता रहता है। एंड सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमें सेट ऑफ टास्क हैं वो रिपीटिशन में करने पड़ते हैं या ऐसी कंडीशन होती है कि वो उस कंडीशन की बेस पे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स हमने उस काम को दोबारा से रिपीट करना होता है। तो उस केस में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर, इटरेशन या लूप को यूज़ करते हैं। अब जब नेक्स्ट हम इनको सेपरेटली देखेंगे तो आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ओके, ये वही है बेसिकली कि कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल, सीक्वेंस भी कह सकते हैं। द सेकंड वन इज सिलेक्शन, थर्ड वन इज लूप और रिपीटिशन। अब इनकी डेफिनेशन के सीक्वेंशियल क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यही मोड अवेलेबल होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी वन लाइन आफ्टर अनदर। जैसे कि हम कोई रेसिपी को फॉलो करते हैं और हम उस रेसिपी में हमने एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ ऐड करनी होती है, सेम सीक्वेंशियल मोड में हमारा कोड है जो वो इसी तरह से एग्जीक्यूट होता है कि एक लाइन के बाद हमारे सेकंड लाइन ऑफ कोड या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन सिलेक्शन में क्या है कि हमारे पास डिसीजंस होते हैं, उन डिसीजंस को हम ब्रांच कंडीशन भी बोलते हैं और उस कंडीशन की बेस पे हमारा जो कंट्रोल है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, एक बार हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और उस कंडीशन या डिसीजन की बेस पे जो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी वो अब मे बी ना एग्जीक्यूट हों। तो यानी लाजमी नहीं है कि हमेशा से ही एक प्रोग्राम का सिलेक्शन की बेस पे वही स्ट्रक्चर हो, वो कंडीशन की बेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा चंक है कोड का वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। और इसके लिए बेसिकली जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं वो इफ़ एल्स एंड स्विच हैं।
देन हमारे पास है थर्ड वन इज रिपीटिशन। ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमें कोई काम रिपीटिशन में करना हो। फॉर एग्जांपल सम टाइम हमें पता होता है कि ये जो काम है ये 10 बार हमें करना है, इसको रिपीट करना है, तो उस केस में हम एक स्पेसिफिक रिपीटिशन लूप यूज़ करेंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता कि ये सेट ऑफ सीक्वेंस या चंक ऑफ कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो उस केस में हमें कोई और लूप की तरफ मूव करना पड़ता है। तो ये ऐसे लूप्स जब हमारे पास कोई पीस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम रिपीट होना हो तो उस केस में हम रिपीटिशन लूप्स को यूज़ करेंगे। और उस केस में जो हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो लूप की बेस पे, वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल या उस कंडीशन की बेस पे रिपीट हो रहा होगा। ओके, अब अगर इस फ्लो चार्ट को देखा जाए तो हम फ्लो चार्ट को देख के ही इसका मीनिंग क्लियरली समझ सकते हैं विदाउट इसकी डेफिनेशन को देखे बगैर। इस फ्लो चार्ट में क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या एक्शन डिफाइन हैं जो एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल n इज़ 100, तो हमारा जब प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट होता है मेन बॉडी से, देन फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड एग्जीक्यूट होगी, देन थर्ड, एंड देन वो 100 स्टेटमेंट वन बाय अनदर एग्जीक्यूट होंगी। ये बेसिकली क्या है कि एक सीक्वेंस में काम होगा। इस तरह से हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल डिफाइन किया गया है यूजिंग सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिफ़ॉल्ट मोड हमारे पास यही होता है और इसमें हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट ऑफ लाइन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होती हैं। अब मल्टीपल नेम हम ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, टास्क, इनको हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट बोलने, इंस्ट्रक्शन बोलने, जो जितनी भी हम डिफाइन करेंगे हमारा प्रोग्राम उसी फ्लो में, उसी स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट होगा। नाउ डेफिनेशन भी देखी जाए तो इसकी ऐसी ही है कि सीक्वेंस लॉजिक क्या है कि हमारा प्रोग्राम लीनियरली प्रोग्रेस करता है कि एक टास्क के बाद दूसरा टास्क सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होगा और इंस्ट्रक्शन भी इसी तरह से राइट अप की जाएंगी कि वो एक के बाद दूसरी एग्जीक्यूट हो। और लॉजिकली जो इसका फ्लो होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा, जिस तरह से हमें इन दोनों डायग्राम पे विजिबल है। दिस इज द सेम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं इसको, और सूडो कोड भी। सूडो कोड को बेसिकली हमने स्किप कर दिया था और हमने कहा था कि इस कोर्स में हम इसको नहीं देखेंगे। तो ये भी उसी सेम डायग्राम जो लास्ट टाइम देखी है उसी की रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम मेन बॉडी से स्टार्ट हो रहा है, देन फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड, देन थर्ड। कोई भी हमारा स्विचिंग नहीं हो रही कि फ्लो हमारा किसी और स्टेटमेंट की तरफ नहीं जा रहा। जिस सीक्वेंस में हमारी स्टेटमेंट लिखी है उसी सीक्वेंस में हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। देन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट थी, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। देन हमारे पास है सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है सिलेक्शन। इसके नेम से ही हमें क्लियर है कि इसमें डिसीजंस आ रहे हैं, ब्रांचेस हैं, जिसकी बेस पे हमारे पास अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल होंगे और उन कंडीशन डिसीजन की बेस पे कोई एक पाथ चूज़ होगा और वही पाथ हमारा सीक्वेंस बनेगा। और इन सिलेक्शन में हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज़ इफ़, जिसका अल्टरनेटिव पाथ नहीं है। इफ़ कंडीशन मैप हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू है, देन उस इफ़ के अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, जो एक्शन हमने डिफाइन किए हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे। द सेकंड वन इज़ इफ़ एल्स। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ़ के बाद जो हमने डिसीजन या कंडीशन लिखी है वो मैप हो रही है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स है, वो मैप नहीं हो रही, वो कंडीशन मैच नहीं हुई, तो एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। देन हमारे पास है स्विच। इसका सेकंड नेम हमारे पास केस भी है। केस भी अल्टरनेटिवली हमारे पास सिमिलर हम कह सकते हैं कि इफ एल्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें हमारे पास अल्टरनेटिव पाथ ज़्यादा होते हैं। ये डायग्राम से इसको क्लियरली हम समझेंगे। अभी के लिए जस्ट देखते हैं कि सिलेक्शन लॉजिक होती क्या है।
So decision logic for making decision or selection in which proper choice is made between two or more alternative set of actions. फॉर एग्जाम्पल ऐसा डिसीजन जिसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है कि कौन सा चंक या कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और कौन सी नहीं होंगी बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। और इसके लिए हमारे पास इफ देन, एल्स, इफ देन और केस, 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, जो बेसिकली यहाँ पे जिसका मैंने ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया भी है। ओके, इस डायग्राम को देख के हम सिंपल सेकंड वन वाले को समझ सकते हैं जो इफ एल्स था, कि इफ कंडीशन जो हमें दी है, डिसीजन जिसके बेस पे हमने डिसाइड करना है कि कौन सी एग्जीक्यूशन होगी, वो कंडीशन अगर ट्रू है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं a ग्रेटर देन 3 और हमने डिफाइन किया हुआ है a की वैल्यू 10, तो नाउ फॉर एग्जांपल जब कंट्रोल हमारा इस स्टेटमेंट में आएगा और a की वैल्यू 10 डिफाइंड है, तो दैट मीन कि कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारे पास ये सेट ऑफ सीक्वेंसेस या एक्शन जो हमने इफ के लिए डिफाइन किए हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंडीशन को चेंज कर देते हैं 13। नाउ जब हमारा कंट्रोल यहाँ मूव करेगा और a की वैल्यू 10 ही रही है, जबकि कंडीशन में a ग्रेटर देन 13 है, तो उस केस में हमारे पास जो डिसीजन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास ये वाले सेट ऑफ एक्शन या सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म नहीं होंगे, बल्कि एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। उस केस में हमारा फ्लो चेंज हो जाएगा। सेम वही चीज़ इसी डायग्राम में डिफाइन की गई है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्रांच है, डिसीजन है, जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हमारा उस केस में जो फ्लो है वो राइट साइड वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो उस केस में ये वाले एक्शंस हैं जो हमने डिफाइन किए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे।